नमस्कार विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको और हमारे सारे दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार अंजू जी, आपके सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से भी। सर ये बताइए कि मतलब महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? एनडीए के अंदर ये फुलझड़ियां, पटाखे क्यों फूट रहे हैं? ये अजीत पवार ने क्या खेल खेला सर? देखिए अंजू जी, मुझे लग रहा है कि अजीत पवार एक तो ये कि मुस्लिम वोटर्स के चक्कर में उन्होंने जो भी किया होगा, प्लस उनके अपने भी और भी बहुत सारे संबंधों के कारण, जो मेरा मुझे जो लग रहा है, जो आपका प्रश्न है बेसिकली वो एक टिकट को लेकर के जिस पर बीजेपी ने ऑब्जेक्शन किया था उस पर ही नवाब मेरा मलिक। जी, नवाब मलिक वाले प्रश्न पर। तो देखिए, इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं और बहुत सारे इसके रिपरकशंस भी हैं और बहुत सारे इसके अभी चुनाव के समय क्या होगा, चुनाव के बाद क्या होगा, वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कोशिश करते हैं एक-एक चीज़ समझने की। देखिए, सबसे पहली बात ये कि नवाब मलिक को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही बता दिया था कि अगर आप उसके साथ जाइएगा, वो उनको आप टिकट मत दीजिए। उसके बावजूद उस बात को न मानते हुए अजीत पवार ने नवाब मलिक को चुनाव लड़ाया है, उनकी बेटी को चुनाव लड़ा है। उनकी बेटी पर हालाँकि बीजेपी वाले मतलब थोड़ा-सा डबल उसमें थे और हम लोग एक बार इस पर चर्चा कर भी चुके हैं कि क्या है मामला, बीजेपी इतना ऑब्जेक्शन कर रहा है। अब इसमें समझिए, देखिए, मसला ये है कि उन्होंने मना किया, उसके बाद भी नहीं माने। प्रश्न क्या है? बीजेपी का मेन ऑब्जेक्शन ये है कि इनके दाऊद के साथ लिंक है। दाऊद का टेरर अटैक मुंबई ब्लास्ट में बहुत बड़ा क्या, उन्हीं का केवल हाथ था। तो इसको लेकर के ऑब्जेक्शन था। अब उन्होंने टिकट दिया है, उसके बावजूद बीजेपी के ऑब्जेक्शन के बावजूद बीजेपी ने पहले ये कहा कि हम इसका विरोध करते हैं। बाद में उन्होंने कहा कि हम इनको समर्थन नहीं करेंगे। उसके बाद अगला स्टेप उन्होंने बोला कि हम इनको हराना इंश्योर करेंगे। हम्म। तो जब अलायंस की तरफ से इस तरह की बातें आ रही हों, अलायंस का बड़ा दल, चाहे वो बीजेपी का मुंबई बीजेपी का अध्यक्ष हो, चाहे किरीट सोमाया जैसा व्यक्ति हो, जो ये कह रहा है कि हम इनकी हार को सुनिश्चित कराएंगे। अब इसके और भी परिणाम होंगे, जैसे कि बहुत सारी और सीट पर प्रभावी होगा, लेकिन बीजेपी का ये कहना या ये क्लियर रहना इस बात का संकेत है कि इस मामले में वो समझौता करने के लिए नहीं तैयार हैं और अजीत पवार अगर इसी तरह की बात करेंगे तो वो लंबे समय तक उनसे निभेगी नहीं। हम्म। लंबे समय तक बीजेपी उनके साथ नहीं निभाएगा और इसका मैं कारण बता दे रहा हूँ। और अगर अजीत पवार इस मुगालते में हैं कि वो अपनी मनमानी करेंगे और आगे चले जाएंगे, तो वो उस मुगालते को छोड़ दें, इसलिए कि पूरी की पूरी 2024 के चुनाव में जो अजीत पवार को मिला है, वो सिर्फ बीजेपी और शिवसेना के कारण मिला है। वो अपनी पत्नी का भी चुनाव नहीं जिता पाए। बिल्कुल। तो ये स्पष्ट है कि उनका 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 वोट बैंक नहीं है। जो अजीत पवार, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस का, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का वोट है, वो पूरी तरह से शरद पवार के पास है। जो भी एक सीट मिली है इनको लोकसभा की, वो बीजेपी और शिवसेना के है। इसलिए ये मुगालता न पालें अजीत पवार। लेकिन फिर भी उन्होंने, उनको लगा कि इस तरह का हम करेंगे तो शायद हमको कुछ माइनॉरिटी वोट मिले और कुछ सीटें मिल जाएं। इसलिए ये ऐसा किया जा रहा है, लेकिन जी। इसके आगे के जो इसके परिणाम हैं, वो अच्छे नहीं हैं। अलायंस अपनी तरफ से क्लियर है। अलायंस का जो है, महायुति है, महायुति के दो धड़े, शिवसेना, शिंदे शिंदे। और बीजेपी, वो स्पष्ट है कि जिन सीटों पर हम ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, और कम से कम नवाब मलिक के नाम पर मैं तो आपसे आज ये भी कह रहा हूं कि जो नवाब मलिक की सुपुत्री वो भी चुनाव लड़ रही हैं, उनके हाँ। चुनाव में भी बीजेपी निष्क्रिय रहेगी। बीजेपी निष्क्रिय रहेगी या उनको हराने की कोशिश करेगी, इसलिए कि इन दोनों पर ऑब्जेक्शन था और वो दोनों पर जबरदस्ती की जिद करके अजीत पवार ने ऐसा किया है। तो बीजेपी अब अपना जो हिंदुत्व वाला वोटर है, और वो हिंदुत्व वाला वोटर आतंकवाद के नाम पर भी समझौता करने के लिए नहीं तैयार है। और जी सर। हिंदुत्व, जी, जी। पर विनोद जी, इतना बड़ा अगर कदम उठा लिया अजीत पवार ने, ये जानते हुए कि वो जिस मतलब कुनबे में है, जिस एनडीए में है, वहां पर बहुत ज्यादा ऐतराज था नवाब मलिक को लेकर। नवाब मलिक तो उनकी पार्टी में जब शामिल होने के लिए भी आए थे, उस वक्त भी ऐतराज था बीजेपी को कि ये क्यों आए हैं।
लेकिन अजीत पवार आपको क्या लग रहा है, उनको ये समझ में आ गया है कि चाचा से अलग होकर उनकी कोई औकात ही नहीं है, हैसियत ही नहीं है, इसलिए उनको लगा कि भागते भागते चलिए कम से कम 2-4 सीटें मुसलमानों के नाम पर ही आ जाए, और हो सकता है कि चुनाव के बाद वो वापसी कर ले फिर से चाचा के साथ? देखिए बिल्कुल पहली बात तो इसको इस तरह समझिए कि जब इनको महायुति में ज्वाइन कराया गया था, इनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो उस समय भी बीजेपी में भी ऑब्जेक्शन हुआ था और इसी बात के लिए ऑब्जेक्शन हुआ था कि इनके कारण बीजेपी को या महायुति को नुकसान होगा। शिवसेना के साथ जो अलायंस है उसको नुकसान होगा। ये वोट इनका नहीं है, ये वोट ट्रांसफर नहीं करा पाएंगे और वही हुआ। कोई फायदा नहीं हुआ। जो अलायंस था 3 लोगों का उसमें अ, अजीत पवार कम से कम अपने वोटर्स नहीं ले आ क्या पाए। अजीत पवार का मराठा वोटर है और दूसरा मुस्लिम वोटर जो समाजवादी जो राष्ट्रीय मतलब एनसीपी का जो वोटर है वो उन हाँ। वोटर्स से जो 2 बड़ा चंक है अ, मराठा वोटर और मुस्लिम वोटर वो इधर लेकर के नहीं आ पाए। मतलब जिन सीटों पर ये लड़ रहे थे ऑब्वियसली जो मुस्लिम वोटर है वो बीजेपी या शिवसेना को तो वोट नहीं करेगा। हम्म। उन सीटों पर जिन सीटों पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार वाली लड़ रही थी उन सीटों पर भी वो उन्होंने वोट नहीं किया। तो आप लोकसभा में ऑलरेडी फेल हो चुके हैं। पहले से आपके नाम पर ऑब्जेक्शन हो रहा था। आपको विधानसभा में उम्मीद की जा रही थी कि आप कम से कम इस तरह की राजनीति करेंगे जो थोड़ी साफ-सुथरी हो, इसलिए कि आप खुद टेंटेड हो, आपको लेकर के बहुत सारा वो था और जो आपको इस महायुति में शामिल इसलिए किया गया था, उस समय की ज़रूरत इसलिए थी कि मोहन जरांगे पाटिल जो है ये मराठा आंदोलन वाला मराठा आंदोलन के नेता, वो हम्म। लगातार मराठा वोटर्स को बीजेपी से अलायंस से दूर कर रहे थे। तो मनोज। ये जी, मनोज जरांगे जो पाटिल जो हैं, हम्म। ये कोशिश की जा रही थी कि 2 बड़े मराठा नेता हो जाएँगे, शिंदे साहब हो जाएँगे अजीत पवार हो जाएँगे, तो मराठा वोटर मैनेज हो जाएगा, लेकिन वो मैनेज हुआ नहीं। हम्म। और अब उनको मैनेज करने के लिए जो शिवसेना के नेता हैं और मुख्यमंत्री हैं, उनके अलावा देवेंद्र फडणवीस ने मेहनत की और देवेंद्र फडणवीस को उसका परिणाम मिल रहा है। तो बीजेपी को अब अगर उस सेंस में देखें तो अजीत पवार की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन बीजेपी के साथ एक ये बात है कि वो अपने किसी भी चाहे सरकार में जहाँ होती है, चाहे वो संगठन के तौर पर किसी भी व्यक्ति को लॉन्ग रोप देती है। बहुत सारी चीजों को सुधार करने के लिए बहुत सारी चीजों को मतलब इतनी जल्दी जर्क रिएक्शन नहीं लेती है कि आपने आज हम परफॉर्म नहीं कर पाए या आज हमने आपने हमारे साथ गलत किया तो हम मतलब झटके में आपके साथ रिलेशन को करें। वैसा ही अजीत पवार के साथ है। अजीत पवार अब जैसा मैंने बताया लोकसभा में साबित नहीं कर पाए और विधानसभा में जिस तरह की गतिविधियां वो कर रहे हैं वो भी अलायंस के लिए अच्छी नहीं है, अलायंस के लिए अच्छा मैसेज नहीं दे रही है। तो वो भी यहाँ पर भी नुकसान करने वाले हैं। तो बीजेपी अपने स्तर से उनसे काम करेगी और एक और बात, इन पर निश्चित तौर पर आप ध्यान कीजिए जब सरकार बनी थी, तो अगले दिन ही ये फिर वापस चले गए थे शरद पवार के पास या शरद पवार की धमकी से डर से। तो ये उनको लग रहा होगा, हो सकता है मतलब ये एक प्रिजम्पशन है, हम ऐसा प्रिज्यूम कर सकते हैं कि इनको ये लग रहा होगा कि हम यहाँ किसी काम के बचे नहीं, हमको यहाँ ना अब हमारी अगर सरकार मतलब चुनाव के बाद इस तरह की स्थिति आई कि हमारी ज़रूरत के बिना सरकार बन गई, तो जिसकी संभावना हो सकती है हम्म। जिस तरह डेवलपमेंट महाराष्ट्र में हो रहे हैं उससे इस संभावना को भी इनकार नहीं किया जा सकता कि बीजेपी और शिवसेना शिंदे मिलकर सरकार बना ले, इनकी जरूरत ना पड़े। या एक और मैं आपको बता दूं, इस तरह की भी स्थिति हो सकती है जो जो अकल्पनीय सी है, हालांकि पॉलिटिक्स में कुछ भी अकल्पनीय नहीं होता है। हम्म। अ, शरद पवार को ये लगे कि हमारी सरकार नहीं बन रही है, मतलब हमारी का मतलब जो एमवीए की सरकार है, महाविकास अघाड़ी। हाँ, महाविकास अघाड़ी। महाकाश विकास अघाड़ी की सरकार नहीं बन रही है, तो वो शिवसेना के उद्धव ठाकरे से ऑलरेडी बहुत त्रस्त हैं, कांग्रेस भी बहुत अच्छा कुछ उनके लिए नहीं कर रही, तो वो चुपचाप सबको डंप करें। वो महाराष्ट्र में चाहे बाहर से समर्थन कर दें, चाहे अंदर से समर्थन कर दें, इस सरकार को समर्थन कर दें और अपनी बेटी को केंद्र में मंत्री बना दें। इस तरह की संभावनाओं को आप रूल आउट नहीं कर सकते। ये बिल्कुल। बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो क्योंकि उस पर विनोद जी,
विनोद जी, हुँ, क्योंकि देखिए अजीत पवार ने जितनी बार भी मतलब अपने चाचा से अलग होकर कोई नई पारी खेलने की कोशिश की, वो लौट के घर को ही गए हैं। कुछ लोगों को तो ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके चाचा ने उनको भेजा एनडीए में शामिल होने के लिए। बहुत से लोगों नहीं को तो अब ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है शरद पवार ही कोई खेल खेल रहे हो। बिल्कुल, बिल्कुल। शरद पवार की जो राजनीति है, शरद पवार जिस तरह की राजनीति करते हैं, उसमें आप किसी भी चीज़ को रूल आउट नहीं कर सकते हैं। हालाँकि अब वो थोड़ा उनकी राजनीति प्रेडिक्टेबल हो गई है और बीजेपी के पास ज़्यादा शार्प माइंड्स हैं, इसलिए अब वो उस तरह की राजनीति नहीं कर सकते हैं। लेकिन आखिरी जब जब कोई व्यक्ति अपनी चुनाव की या अपनी राजनीति के आखिरी उस पर हो और उसके सामने एक बड़ी चुनौती हो पुत्री मोह या पुत्र मोह सबको होता है, तो उस पुत्री मोह में उसको एडजस्ट करने की चुनौती हो इसलिए कि अब तक वो एमपी तो इतनी बार रही हैं, लेकिन उनके पास मंत्री पद का सुख नहीं रहा है। और मंत्री पद के बाद आपके पास बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, आप डेवलपमेंट के कारण या आप कम से कम बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन सीखते हो। तो एक बार वो बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रेनिंग शरद पवार निश्चित तौर पर सुप्रिया सूले को देना चाहेंगे और वो चाहेंगे कि ये उनके उसमें वो तो ये भी एक योजना हो सकती है और उस स्थिति में अजीत जो हैं या तो वो वापस जाएंगे अपने चाचा के पास या अभी जैसा मुझे लग रहा है कि वो ना घर के रहेंगे ना घाट के इसलिए उनका जो राजनीतिक मतलब उनकी जो राजनीति उनका राजनीतिक कद कह लीजिए या उनकी पूरी राजनीति कह लीजिए वो बेसिकली शरद पवार की हुई शरद पवार की दी हुई वो है उनकी आइडेंटिटी यही है कि वो शरद पवार के भतीजे हैं इससे बड़ी आइडेंटिटी अजीत पवार की कुछ नहीं है तो अजीत शरद पवार जिस तरह का गेम करेंगे या जिस तरह के अपने प्यादे चलेंगे वो प्यादे अजीत नहीं समझ पाएंगे और उस वो प्यादे शायद अब अजीत के हित में नहीं होंगे वो सुप्रिया सूले के हित में होंगे वो हमेशा से वही रहे हैं हमेशा से वो सर यही चाहते हैं जी सर जैसे कि बारामती की बात करे जाए अगर, तो आपको याद होगा कि ऑपरेशन बारामती चलाया था बीजेपी ने वहां पे सुप्रिया सुले को हराने के लिए, और उसी के बिल्कुल चलते इन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले अजीत पवार को भी ले लिया। कितना ऑब्जेक्शन हुआ था सर वो 70,000 करोड़ के घोटाले को लेकर, कितनी बार अटैक किया विपक्ष ने बीजेपी पर। चक्की पीसिंग अजीत पवार के लिए देवेंद्र फडणवीस ने कहा था। फिर भी इतना सब कुछ करने के बावजूद भी उन्होंने ले लिया अजीत पवार को और रातों रात डिप्टी सीएम भी बना दिया। आप सोचिए कि कितना कद एक तरह से अजीत अजीत पवार के आने से देवेंद्र फडणवीस का घट गया था, दोनों आमने सामने डिप्टी सीएम बन गए। वित्त बिल्कुल विभाग भी देवेंद्र फडणवीस से लेकर दे दिया गया था अजीत पवार को। ये सब कुछ भी हुआ, उसके बावजूद भी जो विचारधारा है सर, जो शिवसेना की विचारधारा है हिंदुत्व की, बीजेपी की विचारधारा है हिंदुत्व की, उसके साथ वो जेल नहीं कर पाए ना, तो उनका तो आना ही गलत फैसला साबित हुआ आज की तारीख में। बिल्कुल, बिल्कुल, आपकी बात पूरी तरह से सही है। उनका आना गलत है और इसीलिए उनके आने के समय ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ऑब्जेक्शन किया था और उसका मैसेज गलत जा रहा था। अच्छा, उसका मैसेज केवल बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर नहीं ही गलत नहीं गया, बी और उन लोगों पर भी गलत गया, जो फेंस सिटर होते हैं, जो जिनको लगता है जो पॉलिटिक्स के डिटेल्स में नहीं जाते हैं, जिनको लगता है कि कुछ अच्छा हो रहा है और कौन अच्छा कर सकता है को और जो भ्रष्टाचार में भी भ्रष्ट लोगों में भी जो कम भ्रष्ट है ये कुछ परिभाषाएं चलती हैं जो सामान्य जनमानस को अट्रैक्ट करती हैं तो उस दृष्टि से लगा होगा कि भाई जो व्यक्ति भ्रष्टाचार की बात कर रहा हो तो बहुत सारे लोग तटस्थ हो जाते हैं या बहुत सारे लोग फिर वो वोट नहीं करने जाते हैं या वो तो ये इन सब का भी प्रभाव हुआ था 24 के लोकसभा चुनाव में इस तरह का भी प्रभाव हुआ अब उसमें जो मैं अब तक समझ पाया हूँ पूरे जब से उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया था तो एकमात्र कारण था कि जो मराठा वोटर्स हैं वो एकजुट होकर के आ जाए तो एक तरफा जीत हो जाएगी अब मराठा वोटर्स को इसलिए बार बार लोगों को ले आने की कोशिश की जाती है कि महाराष्ट्र में लगभग 30 से 35% है और वो एक बड़ा नंबर है 35% वोटर बड़ा नंबर है और ज्यादातर एग्रेरियन कम्युनिटी है किस खेती किसानी करते हैं हालांकि अब जब से जोत छोटी होने लगी है तो काम करने लगे हैं लेकिन अब वो मराठा वोटर जो है वो हिंदुत्व वाला वोटर भी है
तो कुल मिलाकर के ये पूरी कोशिश की गई थी कि मराठा वोटर्स को ले आएँगे, लेकिन मैं जैसा बार-बार कह रहा हूँ कि वो मिज़रेबली फेल हुए हैं, बहुत बुरी तरह से फेल हुए हैं। मराठा वोटर नहीं दिला पाए, सरकार की इमेज खराब किया है, बीजेपी के प्रति लोगों का जो एक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई वाला मामला था, वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है हुँ, और अब आतंकवाद के नाम पर जो बीजेपी लड़ती रही है, नवाब मलिक को ले आने के बाद उस पर भी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ और इसीलिए बीजेपी ने इस तरह की बात कही कि हम उनको हराने के लिए कोशिश करें। ये आप सोचिए कि अलायंस का कंपल्शन होता है कि आप कम से कम पार्टी के अपने जो अलायंस पार्टनर्स हैं उनके बारे में नहीं बोलेंगे, लेकिन बीजेपी ये खुल कर के कह रही है, ऑफ़िशियल वो है, स्टैंड है। ऑफ़िशियली ये कह रहे हैं हाँ, कि हम नवाब मलिक को हराएँगे, हम उनके बिल्कुल हराने सर, के लिए काम नवाब मलिक के खिलाफ शिंदे शिवसेना ने ही सुरेश पाटिल को मैदान में उतारा है और तब बीजेपी ने कहा हम आतंकवादी नवाब मलिक को हराएंगे, ये शब्द का हुँ, इस्तेमाल किया है। पर सर, हाँ। आप ये देखिए कि अजीत पवार के लिए तो कुछ हद तक तो सौदा फायदे का ही रहा। उनकी पत्नी राज्यसभा पहुंच गई, हारी चुनाव और राज्यसभा पहुंच गई। और अब आप देखिए अजीत पवार के खिलाफ रोहित पवार को उतार दिया है, शरद पवार ने भतीजे को। तो अजीत पवार के तेवर अब बदल गए। अब कह रहे हैं कि मैंने जो गलती की थी साबरमती बारामती में, वो गलती क्यों कर रहे हैं शरद पवार। उन्होंने अपनी मैंने सुप्रिया सुले के साथ सामने अपनी पत्नी को उतारा तो बहुत बड़ी गलती की थी। अब मेरे सामने शरद पवार ने भतीजे को उतारकर और बड़ी गलती कर दी है। तो ये तो दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं झुकाव चाचा की तरफ ही हो रहा है। देखिए, ये मुझे लग रहा है आप ठीक बात कह रहे हैं कि ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से मेरी पत्नी हारी वैसे आप रोहित को क्यों हरवाना चाह रहे हैं। लेकिन लेकिन इसमें भी मेरा अपना मानना ये है कि शरद पवार इन सब चीज़ों को लेकर के बहुत मतलब बहुत भावुक जैसे व्यक्ति मुझे नहीं लगते हैं और मुझे नहीं लगता है कि ये जिस तरह की बात कह रहे हैं अजीत कि वो शायद उनके लिए केक वॉक है, ऐसा नहीं है, उनके लिए मुश्किल आएगा। और एक और बात जान लीजिए जब जब मन में खटास आ जाती है, आप अपने अलायंस पार्टनर के साथ खटास कर रहे हैं, तो क्या अलायंस के लोग या बीजेपी के लोग उस सीट पर ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पर बीजेपी और शिवसेना का 0 वोट है, तो वो आपके लिए क्यों वोट करेगा? फिर वो चाहेगा कि आप भी चुनाव हारो और आप तो ये एक मुश्किल वाली स्थिति अजीत पवार ने जो नवाब मलिक को उतार करके खड़ा किया है, वो एक बड़ी मुश्किल वाली स्थिति उनके लिए आने वाली है। वो मैं मेरा अपना अनुमान ये लग जी। रहा है कि इन चुनाव के बाद अजीत पवार ना घर के ना घाट के रहने वाले हैं, ना इस अलायंस में उनको कुछ मिलने वाला है, ना उनको चाचा से अपने कुछ मिलने वाला है और और अगर बारामती में वही हो जाए, जो उनकी पत्नी के साथ हुआ है, तो मैं सरप्राइज़ नहीं होऊँगा। मैं वो इसलिए कि आप किसी भी दृष्टि से आप देखिए, तो चाचा का कद अभी भी बढ़ा है। अजीत पवार से बहुत बड़ा है। बारे बिल्कुल बहुत बड़ा है, तो उनके लिए सर। मुश्किल है। जी। सर, जैसे ये बार बार कहा गया कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अजीत पवार को शामिल करने से बहुत नुकसान हुआ। जो परफॉर्मेंस वहां पर शिंदे शिवसेना की रही या एनडीए की रही, वो इसलिए रही क्योंकि अजीत पवार को अपने साथ ले आई थी बीजेपी। अब जिस तरह के हालात बने हैं, इन हालात के साथ बीजेपी के लिए चुनाव में जाना, एनडीए के लिए चुनाव में जाना ज्यादा खतरनाक नहीं होगा। उनको तो चुनाव के बाद अगर टाटा बाय बाय कहना है अजीत पवार को, तो पहले कहना ज्यादा फायदेमंद होगा। आपको नहीं लगता? देखिए अंजू जी, थोड़ा-सा टेक्निकल इश्यू अब आ गया है। हम्म। कल नॉमिनेशन का आखिरी दिन था। अब नॉमिनेशन हो नहीं सकता है और लगभग 45-50 के आसपास मुझे एग्ज़ैक्ट नंबर अभी ध्यान नहीं आ रहा है, 45-50 के आसपास सीट्स हैं जहाँ पर वो लड़ रहे हैं। हम्म। और उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो पावरफुल लोग हैं, अच्छे हम्म। लोग भी हैं। तो बीजेपी अभी उस तरह की स्थिति में नहीं है कि वो अजीत पवार को पूरी तरह से डंप करे। वो चुनाव का इंतज़ार करेगी। देखिए, इसमें एक और चीज़ हो सकती है बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो बाद में मान लीजिए उस 40 लोग एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए इस 40 लोगों में से 15 सीटें जीत 45 लोग मानिए 45 में से 15 राष्ट्रवादी कांग्रेस हम्म। पार्टी अजीत पवार वाली जीत के आ हम्म। जाती। हम्म। अब उस 15 में से मान लीजिए कुछ इस तरह की स्थिति होती है जो अजीत की पॉलिटिक्स से समझौता नहीं है। वो फिर एक फर्दर डिवीज़न होकर के या मर्जर किसी के साथ हो सकता है, शिवसेना के साथ जा सकते हैं। तो अभी अभी 1-2 सीट्स को छोड़ करके देखिए कुल कुल 12 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर
फ्रेंडली फाइट जैसी सिचुएशन आप कह लीजिए, वैसी सिचुएशन है दोनों मिला करके। हुँ, 7 महाविकास आघाड़ी के साथ है और 5 महायुति के भी ऐसे हैं जहाँ फ्रेंडली फाइट हो रही है। तो ये भी एक सिचुएशन है। लेकिन ये जो मसला है अजीत पवार वाला, उसके उनके जो बेहतर कैंडिडेट हैं, वो किसी भी तरफ जा सकते हैं, किसी भी तरफ बात कर सकते हैं। तो अभी बीजेपी के लिए चुनौती ये है कि वो किसी तरह से वो जो मैजिकल नंबर है 145 वाला, उस नंबर तक पहुँचे। उस नंबर तक पहुँचने के लिए इनको चुनाव तक इंतज़ार करना पड़ेगा और अगर अभी वो ऐसा कर देते हैं, तो वो सीधे-सीधे चुनाव 240 पर लड़ रहे होंगे, 288 पर नहीं लड़ रहे होंगे। तो ये किसी दृष्टि से पॉलिटिकली बड़ा वाइज़ डिसीज़न नहीं होगा। तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी सख्ती से बात कह रही है कि नवाब मलिक के खिलाफ वो कैंपेन करेगी, उनको हराने की कोशिश करेगी, लेकिन बाकी अलायंस पर चुनाव लड़ेगी। मुझे लग रहा है कि आपकी बात अगर ये मसला 1 हफ्ते पहले का होता तो शायद उस जो आप बात कह रही हैं उस पर उस तरह का निर्णय हो सकता है। लेकिन अब ये चूँकि एक टेक्निकल मामला फँस गया है, नॉमिनेशन और लोगों का नहीं हो सकता है, तो ये दोनों नेता आपस में बाँट लेते। ये तो तैयार होता शिवसेना और दोनों पार्टियाँ आपस में बाँट करके 2 लोग चुनाव लड़ जाते। तो वो स्थिति हो सकती थी, लेकिन चूँकि ये टेक्निकल मसला है इसलिए इसमें थोड़ा-सा मुझे लग और रहा है आप कि वो ये भी चुनाव सर, आप ये भी तो देखिए ना कि मंगलवार को नवाब मलिक ने ऐलान किया था कि 3 बजे तक इंतजार करेंगे, उसके बाद बताएंगे। और 3 बजे के पहले तक तो ये कहा जा रहा था कि इंडिपेंडेंटली शायद कहीं से मैदान में खड़े हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनको तो टिकट ही मिल गया। पर सर, वोटर्स तो कंफ्यूज हो जाते होंगे ना कि देखिए उन्हीं कैसा गठबंधन है। एक पार्टी के उम्मीदवार को जो जिसको लेकर बड़ी ज्यादा ऑब्जेक्शन थी, वो भी मैदान में उतर गया, उसको हराएंगे। तो बाकी सीटें जो अजीत पवार गुट के पास है, एनडीए के अंदर रहते हुए, उन सीटों पर भी तो असर पड़ सकता है। नहीं, नहीं, बिल्कुल असर पड़ेगा, बिल्कुल असर पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको बताया, इसीलिए मैंने बताया कि बहुत सारे सीटों पर कन्फ्यूज़न होगा और ये कन्फ्यूज़न दोनों तरफ है और 7 और 5, 12 सीटों पर इस तरह का कन्फ्यूज़न है जहाँ फ्रेंडली फाइट हो रही एक और कुछ सीटें ऐसी हैं जिसमें जैसे एक वो सीट है जिस पर शिवसेना का एक कैंडिडेट है जिसने टिकट वापस कर दिया। उद्धव ठाकरे वाला है, उसने बोला कि मैं शिंदे साहब के साथ हूँ, उसको टिकट दिया गया था, उसने वापस कर दिया। कांग्रेस का एक कैंडिडेट है जिसको गलत जगह से टिकट दिया गया था, जहाँ से मांग रहा था वहां से नहीं मिला, दूसरी जगह से टिकट दिया, तो बोला यहाँ मैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को जानता ही नहीं, तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो ये दो तो पहले ही जा चुके हैं। तो ये भी परिस्थितियां हैं। तो अब कुल मिलाकर के अगर महाविकास आघाड़ी की बात करें तो वो तो 286 पर ही चुनाव लड़ेगी, बल्कि 285 पर ही चल रही, कुल 3-4 सीटें इस तरह की हैं। ऐसी 5 सीटें महायुति की भी हैं जहां एक दूसरे से उसमें ये वाला मसला भी है, नवाब मलिक वाला भी है और उनकी बेटी वाला भी है। बिल्कुल। तो ये होना है और शिवसेना और न केवल शिवसेना उस सीट पर मजबूती से लड़ेगी, लेकिन मुझे जहां तक जानकारी है उस सीट को लेकर के अमित शाह के विशेष निर्देश हैं और उस पर बहुत संगठन के और संघ के लोग नजर के साथ साथ उस पर काम कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि वो सीट कम से कम नवाब मलिक को तो ये नहीं जीतने देंगे, ये तो तय है। मुझे आज की जिस तरह की बीजेपी का एग्रेशन है, शिवसेना का एग्रेशन है, मुझे लग रहा है कि ये लग क्या रहा है। मैं किसी से मेरी बात हुई थी आपके ये बाई चांस ऐसा है कि आपने मुझे इस विषय पर आज आमंत्रित किया और किसी ने मुझे इस बारे में 2 घंटे पहले मेरी लंबी उससे चर्चा हुई। तो हम्म। उन्होंने यही बताया कि इस सीट पर बीजेपी बहुत मजबूती के साथ काम करेगी और इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज के लिए नहीं तैयार है। अलायंस बचे या ना बचे, और अगर अजीत पवार आज अलग होना चाहते हैं, जाना चाहते हैं तो जाएं, इस पर भी नहीं है। वो अगर अपने से छोड़ के जाना चाहेंगे तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बीजेपी ये 3-4 सीटें हैं जिसमें नवाब मलिक, उनकी बेटी, एक आध और सीटें हैं, उस पर बहुत मजबूती के साथ काम करेगी और इन लोगों को हराने का काम करेगी। जो भी इस तरह की गतिविधियों मतलब आतंकवादी जैसी या ड्रग वाले मामले में जो लोग भी इन्वॉल्व है, उन 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 कैंडिडेट्स के बारे में ये एकदम निश्चित है। इस पर डेफिनेट इंफॉर्मेशन है मुझे। जी। सर, क्योंकि आप देखिए ना कि जब अजीत पवार आए थे तो कहा गया था केंद्रीय नेतृत्व ने एक फैसला लिया है। बल्कि राज्य में तो बहुत से लोगों को पता ही नहीं था, यहां तक कहा गया था कि ये तो ऊपर से लिया गया फैसला है। तो अगर ऊपर से लिया गया फैसला था तो
आप सोचिए कि अजीत पवार ने जो हरकतें की हैं, जिस पर दाऊद इब्राहिम के साथ रिश्ते रखने का आरोप है, उसकी प्रॉपर्टी खरीदने का आरोप है, उस शख्स को टिकट देकर तो फिर आ बैल मुझे मार ही कर लिया है ना अजीत पवार ने। आप सही कह रहे हैं कि वो ना घर के रहेंगे ना घाट के चुनाव के बाद। देखिए अंजू जी, मुझे लग रहा है कि अजीत पवार को लेकर के जो भी है कि केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला लिया था, निश्चित तौर कई कई बार जब आप संगठन में आपके मतलब बीजेपी के संगठन में भी कहीं कहीं कुछ वो हुआ होगा, और उस पर हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं कि कई कई बार राष्ट्रीय अध्यक्ष या जो इस तरह के लोग होते हैं, वो अपने आप को एसर्ट करने के चक्कर में, अब जैसे देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं तैयार थे, लेकिन उनके पास फोन गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला, और देवेंद्र फडणवीस ने ये पब्लिकली कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मेरे पास फोन आया और उन्होंने कहा, और वो सबको मालूम है कि उन्होंने बुझे मन से उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार किया था। अब उसमें भी पॉलिटिकल इक्वेशंस बहुत सारे थे, लेकिन वो पॉलिटिकल इक्वेशंस कम से कम आपको आइडियोलॉजी के लेवल पर कॉम्प्रोमाइज करने जैसा नहीं दिख रहे थे। लेकिन बिल्कुल। अजीत पवार के साथ जो पॉलिटिकल जो इक्वेशंस में है, वो आपको अपने आइडियोलॉजी, आप के अपने प्रिंसिपल, आपके अपने जो कार्यकर्ता हैं, इन सब को एम्बैरस कर रहा था। और हम्म। उस एम्बैरसमेंट का नुकसान 2024 में आपने देखा। और उसके बाद संघ से लेकर के, देवेंद्र फडणवीस से लेकर के, शिवसेना अरे मुख्यमंत्री से लेकर के, इन सब लोगों ने काम किया, ग्राउंड पर जाकर के काम किया, जहां पर जो इश्यूज थे, विशेष रूप से मराठा, उसके दो इश्यूज थे। एक तो ये कि उनको रिजर्वेशन को लेकर के मसला था, प्लस उनका जो एग्रेरियन इकोनॉमी है, उस एग्रेरियन इकोनॉमी में बहुत सारे मॉडर्न डेज के कारण, जैसे जमीन के एक्विजिशन को लेकर के है, जी। उनके जो नेचुरल नेचुरल रिजर्वायर्स थे, वाटर रिजर्वायर्स, वो सब कैचमेंट एरिया ब्लॉक हो जाने के कारण बंद हो गए थे तालाब। उस तरह के हम्म। लगभग 10,000 के आसपास तालाबों को सरकार ने बेहतर कराया, ठीक कराया। मतलब इस तरह की छोटी खाद को लेकर के, बीज को लेकर के, ये सारे इश्यूज एड्रेस किए, और उनमें विश्वास दिलाया कि हम आपके रिजर्वेशन का भी ध्यान रखेंगे, आपके बच्चों के एम्प्लॉयमेंट का भी ध्यान रखेंगे, आपके खेत जमीन का भी ध्यान रखेंगे। और वो लेकर के वो उसके कारण, जैसा मैं ये कह पा रहा हूं कि बीजेपी वहां हम्म। बहुत मजबूत स्थिति में है, उसके पीछे यही सारे फैक्टर्स हैं कि मराठाओं पर देवेंद्र फडणवीस ने काम किया। शिंदे, मतलब एकनाथ शिंदे की भी भूमिका थी, वो मराठा नेता है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस का वो है, इसलिए कि मैंने बहुत सारे मराठा नेताओं से भी बात किया था, और महाराष्ट्र के बहुत सारे लोगों से बात किया था। और ये मतलब मैं किसी का सुना हुआ नहीं बता रहा हूँ, ये मेरे अपने जी। इंफॉर्मेशन से, अपनी सूचनाओं के आधार पर बता रहा हूँ। तो उस दृष्टि से इन्होंने बहुत काम किया, और उसमें अजीत पवार की भूमिका जीरो है। तो हम्म। अजीत पवार को जो सीट्स भी मिल रही हैं, वो बीजेपी और शिवसेना की कृपा है, उससे ज्यादा कुछ बिल्कुल। नहीं है। मतलब होता है ना कि आपको सीट दिया जाता है, तो उसके आप सीट शेयर किया जाता है, तो उसके पीछे मंशा ये होती है कि हम दो एक दूसरे को मदद करेंगे। तो अजीत बिल्कुल। पवार बीजेपी और शिवसेना को मदद कर पाने वाली की स्थिति में नहीं है, लेकिन गठबंधन की भूमिका चूंकि चली आ रही थी, तो विधानसभा के समय उसको डिस्टर्ब ना करने के लिए बीजेपी ने किया। लेकिन चूंकि अमित शाह इन सब को अब देख रहे हैं, और उस इन सब पर नजर रखे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि इन सब पर बेहतर काम होगा, चाहे वो नवाब मलिक की सीट हो या बाकी और सीटों पर जहां बीजेपी और शिवसेना मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। एक और ध्यान रखिए, मुंबई के आसपास वाला जो इलाका है, वहां पर भी बहुत बेहतर ढंग से काम हो रहा है, और लोगों को एक्टिवेट कर दिया गया। संघ के एक मैं उनका नाम बार बार भूल जाता हूँ, संघ के एक बड़े पदाधिकारी लगभग 2-3 महीने पहले से वहां डटे हुए हैं और काम कर रहे हैं। जी। तो चलिए सर, हमें तो यही लग रहा है फिलहाल कि बीजेपी जिस तरह से लग रहा था कि अजीत पवार मिसफिट हैं एनडीए में, उन्होंने खुद ही शायद अपनी राहें अलग करने का फैसला कर लिया, लेकिन इतना जरूर है कि नवाब मलिक के चलते
वो बुरी तरह से फँस गए हैं। अब नवाब मलिक सर शरद पवार के भी करीबी माने जाते हैं, इसीलिए ऐसा लग रहा है कि जो पूरा खेल हो रहा है नवाब मलिक की आड़ में कहीं न कहीं चाचा-भतीजा हो सकता है अलग से कोई खिचड़ी पका रहे हों और घर वापसी की सोच रहे हों अजीत पवार, लेकिन अभी तो चुनाव का वक़्त है, नतीजे आने पर ही पता चलेगा ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन आपने समय निकाला, विस्तार से इस विषय पर जानकारी दी मेरे दर्शकों को। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आपको एक बार फिर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएँ। नमस्कार। नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत शुभकामनाएँ।